16 व्यावसायिक शिक्षा का नवीन आकल्पन। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 के अनुसार 19 से 24 आयु वर्ग में आने वाले भारतीय कार्यबल के अत्यंत ही कम प्रतिशत 5% से भी कम लोगों ने औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 52%, जर्मनी में 75% और दक्षिण कोरिया में अत्यंत अधिक 96% पर यह संख्या काफी अधिक है। यह संख्या भारत में व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार में तेजी लाने की आवश्यकता को पूरी स्पष्टता से रेखांकित करती है। व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की कम संख्या होने के पीछे एक तथ्य यह भी है कि अतीत में व्यावसायिक शिक्षा मुख्य रूप से 11वीं और 12वीं और जो कक्षा 8 और उससे ऊपर की कक्षा के ड्रॉप आउट्स पर केंद्रित थी। इसके अलावा व्यावसायिक विषयों के साथ 11वीं और 12वीं पास करने वाले विद्यार्थियों के पास अक्सर उच्चतर शिक्षा में अपने चुने हुए व्यावसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ने का स्पष्ट मार्ग नहीं होता है। सामान्य उच्चतर शिक्षा के लिए प्रवेश मानदंड या व्यवदेश मानदंड जो भी हैं, वो व्यावसायिक शिक्षा की योग्यता वाले विद्यार्थियों के लिए अवसरों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से डिजाइन नहीं किए गए थे। फलस्वरूप वे अपने ही देश के लोगों के अन्य लोगों की अपेक्षा मुख्य धारा की शिक्षा या अकादमिक शिक्षा से वंचित रहे थे। इसने व्यावसायिक शिक्षा के विषय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए धीरे धीरे या सीधे सीधे आगे बढ़ने के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए। और ये एक ऐसा मुद्दा भी है जिसे अभी वर्ष 2013 में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF की घोषणा के माध्यम से संबोधित करने का प्रयास किया गया है। व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा से कम महत्व की धारा माना जाता है और यह भी माना जाता है कि मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो मुख्य धारा की शिक्षा के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यह एक ऐसी धारणा है जो अभी भी जस की तस बनी हुई है और विद्यार्थियों द्वारा चुने गए विकल्पों को प्रभावित करती है। यह एक गंभीर चिंतन का विषय है और इससे निपटने के लिए इस तथ्य को पुनर्कल्पित किए जाने की आवश्यकता है कि भविष्य में छात्रों के समक्ष व्यावसायिक शिक्षा की पेशकश किस प्रकार की जाती है। इस नीति का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी सामाजिक पद अनुक्रम की स्थिति को दूर करना है और इसके लिए आवश्यक होगा कि समस्त शिक्षण संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय चरणबद्ध तरीके से व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रमों को मुख्यधारा की शिक्षा में एकीकृत करें और इसकी शुरुआत आरंभिक वर्षों में व्यावसायिक शिक्षा के अनुभव प्रदान करने से हो, जो कि फिर सुचारू रूप से उच्चतर प्राथमिक, माध्यमिक और अन्य कक्षाओं से होते हुए उच्चतर शिक्षा तक जाए। इस तरह से व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक बच्चा कम से कम एक व्यवसाय से जुड़े कौशलों को सीखे और अन्य व्यवसाय से इस प्रकार परिचित हो। ऐसा करने के परिणाम स्वरूप वो श्रम की महत्ता और भारतीय कलाओं और कारीगरी सहित अन्य विभिन्न व्यवसाय के महत्व से परिचित होगा। वर्ष 2025 तक स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का अनुभव प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए लक्ष्य और समय सीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी। यह सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य संख्या 4.4 के साथ संगतता रखते हैं और भारत के जनसंख्या रूपी संसाधन के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने में मदद करेगा। GER के लक्ष्य को तय करते वक्त व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाएगा।
व्यावसायिक क्षमताओं का विकास और एकेडमिक या अन्य क्षमताओं का विकास साथ साथ होगा। अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से भी माध्यमिक स्कूलों के शैक्षणिक विषयों में व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। इसके लिए माध्यमिक विकास या माध्यमिक विद्यालय, ITI, पॉलिटेक्निक और स्थानीय उद्योगों के साथ संपर्क और सहयोग करेंगे। स्कूलों में हब और स्पोक मॉडल में कौशल प्रयोगशालाएं स्थापित और सृजित की जाएंगी, जहां अन्य स्कूल भी इस सुविधा का उपयोग कर सकेंगे। उच्चतर शिक्षा संस्थान स्वयं ही या फिर उद्योगों और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करेंगे। वर्ष 2013 में शुरू की गई डिग्री VWOC पूर्व की तरह ही जारी रहेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम अन्य सभी स्नातक डिग्री कार्यक्रमों में नामांकित हैं छात्र उनके लिए उपलब्ध होंगे, जिनमें 4 वर्षीय बहुविषयक स्नातक कार्यक्रम भी शामिल होगा। उच्चतर शिक्षण संस्थानों को सॉफ्ट स्किल्स सहित विभिन्न कौशलों में सीमित अवधि के सर्टिफिकेट कोर्स करने की अनुमति होगी। लोक विद्या अर्थात भारत में विकसित महत्वपूर्ण व्यावसायिक ज्ञान से जुड़े विषयों को व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में एकीकरण के माध्यम से छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। जहां भी संभव हो ODL मोड के माध्यम से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने की संभावना तलाश की जाएगी। अगले दशक में व्यावसायिक शिक्षा को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। व्यावसायिक शिक्षा के फोकस एरिया का चुनाव कौशल अंतर विश्लेषण, स्किल गैप एनालिसिस और स्थानीय अवसरों के आधार पर किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय इस पहल की देखरेख के लिए उद्योगों के सहयोग से व्यावसायिक शिक्षा के विशेषज्ञों और व्यावसायिक मंत्रालयों की प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय समिति नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन का गठन करेगा। सबसे पहले इस प्रक्रिया को आरंभ करने वाले संस्थानों के लिए ये आवश्यक है कि वे नवाचार के माध्यम से ऐसे मॉडल और प्रणालियों की खोज करें जो कि सफल हों और फिर उन्हें NCIVI द्वारा स्थापित करने के माध्यम से अन्य संस्थानों के साथ साझा करें, ताकि व्यावसायिक शिक्षा की पहुंच को विस्तार देने में सहायता मिल सके। व्यावसायिक शिक्षा और अप्रेंटिसशिप प्रदान करने वाले विभिन्न मॉडलों को उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा भी प्रयोग में लाया जाएगा। उद्योगों के साथ साझेदारी के तहत उच्चतर शिक्षा संस्थानों में इनक्यूबेशन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF को प्रत्येक विषय व्यवसाय रोजगार के लिए अधिक विस्तार पूर्वक नियमित किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय मानकों को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा बनाए गए व्यवसाय के अंतर्राष्ट्रीय मानक वर्गीकरण के साथ जोड़ा जाएगा। यह फ्रेमवर्क पूर्ववर्ती शिक्षा के आवश्यकता के लिए आधार बनेगा और इसके माध्यम से ड्रॉप आउट हो चुके बच्चों के व्यावहारिक अनुभव को फ्रेमवर्क के प्रासंगिक स्तर के साथ जोड़कर उन्हें पुनः औपचारिक प्रणाली से जोड़ा जाएगा। क्रेडिट आधारित यह फ्रेमवर्क छात्रों को सामान्य से व्यावसायिक शिक्षा तक जाने को सुगम बनाएगा। 17 नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से सभी क्षेत्र में गुणवत्ता युक्त एकेडमिक अनुसंधान को उत्प्रेरित करना। एक बड़ी और जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने और उसे बनाए रखने में ज्ञान सृजन और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे समाज का उत्थान होता है और लगातार राष्ट्र को भी एक अधिक ऊंचाई तक ले जाने की प्रेरणा मिलती है। निसंदेह पूरे इतिहास में सबसे समृद्ध सभ्यताओं जैसे भारत, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन या ग्रीस से लेकर आधुनिक सभ्यताओं जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इजराइल, दक्षिण कोरिया और जापान तक ऐसे समाज थे और हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिक और भौतिक संपदा को मुख्य नए ज्ञान के लिए प्रख्यात और आधारभूत योगदान द्वारा प्राप्त किया है, जैसे विज्ञान के साथ साथ कला, भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में, जिसने न केवल अपनी सभ्यताओं को बल्कि दुनिया भर की सभ्यताओं को परिष्कृत और उन्नत बनाया है।
अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र आज दुनिया में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ शायद इससे पहले से ही कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। उदाहरण के लिए जलवायु परिवर्तन, जनसांख्यिकी गतिशीलता और प्रबंधन, जैव प्रौद्योगिकी, एक डिजिटल बाजार का विस्तार, मशीन लर्निंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि इस तरह के परिवर्तन हैं। यदि भारत को इन विषम क्षेत्रों में एक नेतृत्वकर्ता बनना है और वास्तव में अपने विशाल प्रतिभा पूल को एक बार फिर से महत्वपूर्ण ज्ञान समाज बनने की क्षमता प्राप्त कराना है, तो आने वाले वर्षों और दशकों में राष्ट्र को अपनी अनुसंधान क्षमताओं, संभावनाओं को सभी विषयों, डिसिप्लिन्स में उत्पादन के साथ महत्वपूर्ण विस्तार की आवश्यकता होगी। आज किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक और पर्यावरणीय और प्रौद्योगिक विकास के लिए शोध का महत्व पहले से कई अधिक है। इस पक्ष के इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद भारत में वर्तमान समय में अनुसंधान और नवाचार निवेश संयुक्त राज्य अमेरिका 2.8, इजराइल में 4.3, कोरिया में 4.2 की तुलना में जीडीपी का केवल 0.69 है। आज भारत को सामाजिक चुनौती का समाधान करने की आवश्यकता है, जैसे कि अपने सभी नागरिकों के लिए पीने के पानी की स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेहतर परिवहन गुणवत्ता, वायु, बिजली और बुनियादी चीजों की पहुंच आदि। इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण और समाधानात्मक रवैया है और उसकी कार्यान्वयन क्या जरूरत होगी, जो कि न केवल शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित हों, बल्कि सामाजिक विज्ञान और मानविकी तथा राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय आयामों की गहरी समझ पर आधारित हों। इन चुनौतियों का सामना करने और इनके समाधान खोजने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतर स्तरीय अंतर विषयक अनुसंधान करने की स्वयं की क्षमता का महत्वपूर्ण होना जरूरी है। स्वयं के शोध करने की क्षमता किसी देश को अत्यधिक आसानी से अन्य देशों से अनुसंधान को आयात करने और उनमें अनुकूल शोध अपनाने के योग्य बनाता है। इसके अतिरिक्त समाज की जो समस्याएं हैं उनका हल निकालने के लिहाज से मूल्यवान होने के साथ साथ किसी देश की पहचान, उसकी प्रगति, आध्यात्मिक और बौद्धिक संतुष्टि और रचनात्मकता को भी उसके इतिहास, भाषा, कला और संस्कृति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नवाचारों के साथ साथ कला और मानविकी के क्षेत्रों में अनुसंधान किसी देश की प्रगति और प्रभुत्ता हेतु अति महत्वपूर्ण है। भारत में शिक्षा संस्थानों में महत्वपूर्ण जो अनुसंधान और नवाचार हैं वे हैं महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से जो उच्चतर शिक्षा से जुड़े हुए हैं। पूरे इतिहास में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से मिलने वाले साक्ष्यों से पता चलता है कि उच्चतर शिक्षा के स्तर पर सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाएं उस वातावरण में होती हैं जहां अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक मजबूत संस्कृति रही है। इसके साथ ही दुनिया के श्रेष्ठ अनुसंधान बहुविषयी विश्वविद्यालयों में हुए हैं। भारत में विज्ञान और गणित से लेकर कला, साहित्य, स्वर विज्ञान और भाषा से लेकर चिकित्सा और कृषि तक के विषयों में अनुसंधान और ज्ञान सृजन की एक लंबी ऐतिहासिक परंपरा रही है। अब समय की मांग है कि भारत जल्द से जल्द एक मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज के रूप में अपनी खोई हुई स्थिति को शीघ्र ही पुनः प्राप्त करे और महत्वपूर्ण और मजबूत और प्रबुद्ध ज्ञान समाज तथा दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में 21वीं सदी में अनुसंधान और नवाचार का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहे। अतः यह नीति भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता और उनकी मात्रा को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करती है,
नीति में स्कूल शिक्षा में निश्चित बदलाव शामिल हैं, जैसे सीखने की खोज और खोज आधारित शैली, वैज्ञानिक पद्धति और तार्किक चिंतन पर बल इनमें शामिल है। छात्र हितों और प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए स्कूलों में करियर परामर्श, उच्चतर शिक्षा का संस्थागत पुनर्गठन जो कि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा दे और सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में बहुविषयी और समग्र शिक्षा पर बल, स्नातक पाठ्यक्रम में अनुसंधान और इंटर्नशिप का समावेश, संकाय करियर प्रबंधन प्रणाली जो अनुसंधान पर समुचित बल दे, प्रशासनिक और विनियामक परिवर्तन जो शिक्षकों की ओर संस्थागत स्वायत्तता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले हों। ऊपर बताए सभी पहलू देश में एक शोध मानसिकता को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन विभिन्न तत्वों पर सहक्रियात्मक तरीके से कार्य करने के लिए यह नीति एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन NRF की स्थापना को प्रस्तावित करती है, जिसे राष्ट्र में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को सही रूप से विकसित और उत्प्रेरित किया जा सके। NRF का लक्ष्य हमारे विद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। विशेष रूप से NRF योग्यता आधारित एवं पीयर रिव्यू पर आधारित शोध निधि का एक विश्वसनीय आधार प्रदान करेगा, जो उत्कृष्ट शोध के लिए उपयुक्त प्रोत्साहन के माध्यम से देश में अनुसंधान की संस्कृति विकसित करने में मदद करेगा। राज्य विश्वविद्यालयों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अनुसंधान को स्थापित करने के साथ साथ इन्हें विकसित करने का कार्य करेगा। जहां अनुसंधान संभावनाएं वर्तमान में सीमित हैं, जो NRF प्रतिस्पर्धात्मक रूप से सभी बहुविषयकों को अनुसंधान को फंड देगा। सफल अनुसंधानों को मान्यता दी जाएगी और प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों के साथ साथ उद्योग और निजी और परोपकारी संगठन के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से इसे कार्यान्वित किया जाएगा। ऐसे संस्थान जो वर्तमान में किसी स्तर पर अनुसंधान को निधि प्रदान करते हैं, जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST, परमाणु ऊर्जा विभाग DAE, जैव प्रौद्योगिकी विभाग DBT, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद ICHR और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है के साथ साथ विभिन्न निजी और परोपकारी संगठनों से वे अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से नीतिगत अनुसंधान जारी रखेंगे। हालांकि NRF सघन रूप से अन्य फंडिंग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और विज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य सक्षम अकादमियों के साथ काम करेगा। इसके साथ ही इससे जुड़े अपेक्षित उद्देश्यों और प्रयासों में तालमेल और दोहराव की कमी को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। NRF स्वतंत्र रूप से सरकार के साथ एक रोटेटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के बहुत ही बेहतरीन शोधकर्ता और आविष्कर्ता शामिल होंगे। NRF की प्राथमिक गतिविधियां इस प्रकार रहेंगी। सभी प्रकार के और विभिन्न विषयों में प्रतिस्पर्धी और पीयर रिव्यू किए गए शोध प्रस्तावों के लिए फंड देना, शिक्षा संस्थानों में विशेषतः विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में जहां अभी अनुसंधान शैशवावस्था में है, इन संस्थानों को परामर्श प्रदान करके अनुसंधान शुरू करना, विकसित करना और उसके लिए सुविधा देना, शोधार्थियों और सरकार की संबंधित शाखाओं और उद्योगों के बीच संपर्क बनाने एवं समन्वय का काम करना, जिससे शोधार्थियों को लगातार अति तत्कालिक राष्ट्रीय अनुसंधान मुद्दों के बारे में बताया जा सके और नीति निर्माता भी अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम सफलताओं के प्रति जागरूक रखें। इससे इन सफलताओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से नीति अथवा उसके क्रियान्वयन में दर्ज किया जा सकेगा। उत्कृष्ट अनुसंधान और उनकी प्रगति को पहचानना। 18 उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में अमूलचूल परिवर्तन।
दशकों से उच्चतर शिक्षा का विनियमन बहुत सख्त रहा है, जिसे बहुत कम प्रभाव के साथ विनियमित करने का प्रयास किया गया है। विनियामक प्रणाली का कृत्रिम और विघटनकारी स्वभाव बहुत ही बुनियादी समस्याओं से प्रभावित रहा है। जैसे कुछ ही निकायों में शक्ति या अत्यधिक केंद्रीकरण, इन निकायों के बीच बीच स्वहितों का टकराव होता रहा है। जैसे परिणाम स्वरूप जवाबदेही की कमी व्याप्त रही है। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र को फिर से सक्रिय करने और इसे कामयाब करने के लिए नियामक प्रणाली को पूरी तरह बदलने की आवश्यकता है। उपर्युक्त मुद्दों को हल करने के लिए उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में ये सुनिश्चित करना होगा कि विनियमन, प्रत्यायन और फंडिंग और शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने जैसे विशेष कार्य विशिष्ट, स्वतंत्र और सशक्त व्यवस्थाओं द्वारा संचालित किए जाएंगे। यह सिस्टम में चेक एंड बैलेंस बनाने, निकायों के आपसी हित में टकराव को कम करने और कुछ निकायों में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण को खत्म करने के लिए आवश्यक है। यह सुनिश्चित करने के लिए चारों सांस्थानिक व्यवस्थाएं जो इन चार आधारभूत कार्यों को करती हैं, स्वतंत्र रूप से अपना काम करने के साथ साथ साझा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक तारतम्यता के साथ काम करें। इन चार संरचनाओं को एक प्रमुख संस्था भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग के तहत चार स्वतंत्र व्यवस्थाओं के रूप में व्यवस्थित किया जाएगा। HECI का पहला अंग राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा विनियामक परिषद NHERC होगा। यह उच्चतर शिक्षा के लिए एक साझा और सिंगल पॉइंट रेगुलेटर की तरह काम करेगा, जिसमें शिक्षा शामिल है किंतु चिकित्सीय एवं विधिक शिक्षा शामिल नहीं है। इस तरह नियामक प्रक्रिया में दोहराव और अव्यवस्था समाप्त करेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि व्यवस्था के भीतर वर्तमान में अनेक विनियामक संस्थान उपस्थित हैं। इस एकल बिंदु विनियमन को सक्षम करने के लिए मौजूदा नियमों की पुनर्संरचना और निरसन और विभिन्न मौजूदा नियामक निकायों के पुनर्गठन की आवश्यकता होगी। NHERC को लचीले लेकिन सख्त और सुविधात्मक तरीके से संस्थानों को नियमित करने के लिए स्थापित किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि कुछ महत्वपूर्ण मामले, विशेष रूप से वित्तीय ईमानदारी, सुशासन और अन्य ऑनलाइन व ऑफलाइन वित्त संबंधी मसलों का स्व प्रकटीकरण, ऑडिट प्रक्रियाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर, संकाय, कर्मचारी और पाठ्यक्रम और शैक्षिक प्रतिफलों को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया जाएगा। यह सूचना सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा अपनी वेबसाइट और सार्वजनिक वेबसाइटों जो कि NHERC द्वारा संचालित की जाती हैं पर मुहैया करवाई जाएंगी और समय समय पर इन सूचनाओं को अद्यतन और सटीक रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा। सार्वजनिक की गई सूचनाओं से संबंधित हितधारकों और अन्य लोगों द्वारा किसी भी शिकायत या गुहार को NHERC द्वारा सुना जाएगा और हल किया जाएगा। एक निश्चित समय अंतराल पर प्रत्येक उच्चतर शिक्षा संस्थान में रैंडम तरीके से दिव्यांग छात्रों सहित चुने गए छात्रों को मूल्यवान फीडबैक ऑनलाइन लिए जाएंगे। ऐसे विनियमन को सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय प्रक्रिया जो कि प्राथमिक प्रक्रिया प्रत्यायन होगी, इसलिए HECI का दूसरा अंग एक मेटा अक्रेडिटिंग निकाय होगा जिसे राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद के नाम से जाना जाएगा। संस्थाओं का प्रत्यायन मुख्यतः कुछ बुनियादी नियम कायदों, सार्वजनिक सप्रटकन, मजबूत गवर्नेंस और परिणामों के आधार पर होगा। साथ ही यह पूरी प्रक्रिया मान्यता देने वाले संस्थानों के एक स्वतंत्र समूह द्वारा पूरी की जाएगी और NAC द्वारा सबकी निगरानी की जाएगी। इसका संचालन किया जाएगा। NAC द्वारा एक समुचित संख्या में संस्थानों को मान्यता देने के लिए अधिकार हेतु कार्य किए जाएंगे। कम समय में ही ग्रेडेड मान्यता देने के लिए एक मजबूत प्रणाली को स्थापित किया जाएगा जो सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वायत्तता, स्व प्रशासन और गुणवत्ता के तय मानक को हासिल करने के लिए चरणबद्ध बेंचमार्क तय करेगी। परिणाम स्वरूप सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान अपनी अपनी संस्थान विकास योजना के जरिए अगले 15 वर्षों में मान्यता के
उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य तय करेंगे और इस तरह ये संस्थान एक स्व संचालित डिग्री प्रदान करने वाले संस्थानों क्लस्टर की तरह बनने के लिए प्रतिबद्ध बनेंगे। आगे चलकर यह प्रक्रिया वैश्विक मानकों के अनुसार एक द्विआधारी प्रक्रिया बन जाएगी। HECI का तीसरा अंग उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद का गठन किया जाएगा, जो एक पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा के फंडिंग और वित्त पोषण का कार्य करेगा, जिसमें संस्थानों द्वारा विकसित IDP और इसके क्रियान्वयन के जरिए प्राप्त की गई उन्नति शामिल है। HEGC को छात्रवृत्ति के संवितरण के लिए एक नए फोकस क्षेत्रों में शुरू करना और बहुविशेष क्षेत्रों में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को गुणवत्ता कार्यक्रमों के प्रस्तावों के साथ उनके विस्तार के लिए विकासात्मक निधि का कार्य भार सौंपा जाएगा। HECI का चौथा विभाग सामान्य शिक्षा परिषद GEC होगा और यह उच्चतर शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिणाम तय करेगा, जिन्हें स्नातक परिणामों के नाम से जाना जाएगा। GEC द्वारा एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क के संगत होगा, ताकि व्यावसायिक शिक्षा को उच्चतर शिक्षा आसानी से समन्वित किए जाने में आसानी होगी। इस तरह के सीखने के परिणामों के संदर्भ में NHEQF द्वारा अग्रणी उच्चतर शिक्षा योग्यता के रूप में निर्देशन किया जाएगा, जो कि एक डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र के रूप में होगा। इसके अलावा GEC और ANEQF के माध्यम से क्रेडिट ट्रांसफर, मानक और अन्य मुद्दों के लिए समानारूप सुविधाजनक मानदंड स्थापित करेगा। GEC उन विशिष्ट कौशल की पहचान करेगा जो छात्रों को अपनी शैक्षणिक कार्यक्रम के दौरान 21वीं शताब्दी के कौशल के साथ पूर्ण विकसित शिक्षार्थियों को तैयार करने की उद्देश्य से प्राप्त करना चाहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय अध्यापक शिक्षा परिषद NTCE, आर्किटेक्चर काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद आदि का पुनर्गठन व्यावसायिक मानक सेटिंग निकायों के रूप में किया जाएगा। वे उच्चतर शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और उन्हें GEC के सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये निकाय PSSB के रूप में पुनर्गठन के बाद GEC के सदस्यों के रूप में पाठ्यक्रम संरचना, शैक्षणिक मानकों को निर्धारित करने और उनके डोमेन अध्ययन के विषय में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार के बीच समन्वय करना जारी रखेंगे। GEC के सदस्यों के रूप में वे पाठ्यक्रम के ढांचे को निर्दिष्ट करने में मदद करेंगे, जिसके आधार पर उच्चतर शिक्षा संस्थान अपने स्वयं का पाठ्यक्रम है वो तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार PSSB बिना किसी नियामक भूमिका के लर्निंग और प्रैक्टिस के विशेष क्षेत्र में मानकों या अपेक्षाओं को निर्धारित करेगा। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान यह तय करेंगे कि उनकी शैक्षणिक कार्यक्रम अन्य विचारों के बीच किस तरह तय मानकों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यदि आवश्यक हो तो वे मानक सेटिंग निकायों से सहयोग लेने में भी समर्थ होंगे। इस तरह की संरचना विभिन्न भूमिकाओं के बीच आपसी हितों के टकराव को समाप्त करते हुए प्रत्येक की भूमिका एवं कार्यों को एक दूसरे से अलग करने के सिद्धांत को कायम करेगी। इसका उद्देश्य कुछ बुनियादी मसलों पर ध्यान देते हुए उच्चतर शिक्षा संस्थानों को सशक्त बनाना भी है। इससे जुड़ी जिम्मेवारियां और जवाबदेही उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अनुरूप होंगी। सार्वजनिक और निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के बीच अपेक्षानुरूप किसी तरह का भेद नहीं किया जाएगा। इस तरह के परिवर्तन के लिए मौजूद संरचनाओं और संस्थानों के लिए यह आवश्यकता होगी कि वे खुद को सुदृढ़ कर सकें और तरह तरह के विकास क्रमिकता से गुजर सकें। कार्यों के पृथक्करण का मतलब होगा HECI के अंतर्गत प्रत्येक अंग को एक नई एकल भूमिका पर ले जाएगा, जो कि नई विनियामक योजना में प्रासंगिक, सार्थक और महत्वपूर्ण है। विनियमन के लिए सभी स्वतंत्र संरचनाओं का कार्यकरण, नियमन, मान्यता, निधियन और अकादमिक मान्यता एक बृहत स्वायत्त निकाय सार्वजनिक प्रकटीकरण नीति के
आधारित होगा और अपनी कार्य दक्षता और पारदर्शिता को सुरक्षित करने के लिए मानव इंटरफेस कम करने के लिए अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे। बुनियादी सिद्धांत यह होगा कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल पहचान मुक्त और पारदर्शी विनियामक हस्तक्षेप किया जा सके। कड़े कदम के साथ कठोर अनुपालन उपायों को सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य जानकारी के गलत प्रकटीकरण के लिए दंड की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है, ताकि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को न्यूनतम मानदंडों और मानकों के अनुरूप बनाया जा सके। HECI खुद एक 4 अंगों के बीच एक प्रकार का विवाद का निपटारा करेगा। HECI एक स्वतंत्र निकाय होगा जिनमें प्रासंगिक क्षेत्रों में काम कर रहे सत्यनिष्ठ प्रतिबद्ध उच्चतर श्रेणी के विशेषज्ञ होंगे, जिनके पास सार्वजनिक सेवाओं में योगदान देने का विशिष्ट अनुभव होगा। HECI का खुद भी एक छोटा स्वतंत्र निकाय होगा जिसमें उच्चतर शिक्षा में प्रसिद्ध सामाजिक सरोकारों वाले विशेषज्ञ शामिल होंगे, जो HECI की सत्यनिष्ठता और प्रभावी कार्यक्षमता को संचालित करेंगे और इसकी निगरानी करेंगे। HECI के भीतर कार्य निष्पादन हेतु उपयुक्त प्रक्रिया का निर्माण किया जाएगा, जिसमें अधिनिर्णय भी शामिल होगा। एक नए गुणवत्तापूर्ण उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करना भी बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ये जन सेवा के भाव से दीर्घावधि के लिए वित्तीय सहायता के साथ स्थापित किए गए हैं। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उच्चतर शिक्षा संस्थान को अपने अपने संस्थानों का विकास या विस्तार करने की मदद मिलेगी और इससे बड़ी संख्या में छात्रों और संख्याओं के साथ साथ विषयों और कार्यक्रमों का विस्तार हो सकेगा। उच्चतर शिक्षा संस्थानों का गुणवत्तापूर्ण एवं उच्चतर शिक्षा तक पहुंच का विस्तार करने के उद्देश्य से उनके लिए सार्वजनिक परोपकारी साझेदारी मॉडल भी शुरू किया जा सकता है। शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोकना। नियंत्रण एवं संतुलन से युक्त विविध तंत्र उच्चतर शिक्षा के व्यावसायीकरण को रोक पाएंगे। यह नियामकीकरण की प्रमुख प्राथमिकता होगी। सभी शिक्षण संस्थान लाभ के लिए नहीं, संस्था पर लागू लेखा परीक्षा और प्रकटीकरण के मानक व्यवस्था में का पालन करेंगे। यदि कोई अधिशेष होगा तो उसे शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्निवेश किया जाएगा। इन सभी वित्तीय मामलों का पारदर्शी सार्वजनिक प्रकटीकरण होगा, जिसमें आम जनता के लिए शिकायत निवारण तंत्र की सहायता ली जाएगी। NAC द्वारा विकसित प्रत्यायन प्रणाली इस प्रणाली पर एक पूरक जांच प्रदान करती है और NHERC अपने विनियामक उद्देश्य के महत्वपूर्ण आयाम के रूप में देख सकेगा। सार्वजनिक और निजी सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को इस नियामक व्यवस्था में बराबर माना जाएगा। नियामक व्यवस्था शिक्षा में निजी परोपकारी प्रयासों को प्रोत्साहित करेगी या करेगा। सभी विधायी अधिनियमों के लिए सामान्य राष्ट्रीय दिशा निर्देश होंगे, जिनमें निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाएगी। ये सामान्य न्यूनतम दिशा निर्देश ऐसे सभी अधिनियमों को निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने में समर्थ बनाएंगे और इस प्रकार निजी और सार्वजनिक उच्चतर शिक्षा संस्थानों के लिए सामान्य मानकों को नियत करेंगे। इन सामान्य दिशा निर्देश में सुशासन, वित्तीय स्थिरता और सुरक्षा, शैक्षिक परिणाम और प्रकटीकरण की पारदर्शिता शामिल होगी। परोपकार और जनहितैषी मंशा रखने वाले निजी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को फीस निर्धारण के प्रगतिशील शासन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा। विभिन्न प्रकार के संस्थानों के लिए उनके प्रत्यायन के आधार पर फीस की एक उच्चतर सीमा को तय करने के लिए एक पारदर्शी तंत्र विकसित किया जाएगा, ताकि निजी संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। यद्यपि तय नियमों और बृहत नियामक व्यवस्थाओं के आलोक में अधिकाधिक छात्रों को फ्री और छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। निजी उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा निर्धारित सभी फीस और शुल्क पारदर्शी रूप से पूरी तरह से बताए जाएंगे और किसी भी छात्र के नामांकन के दौरान इस फीस शुल्कों में मनमानी वृद्धि नहीं होगी। शुल्क निर्धारण की यह व्यवस्था उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अपनी सामाजिक जिम्मेवारियों के निर्वहन के साथ साथ कुछ हद तक निवेश की भरपाई सुनिश्चित करनी होगी।